गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप आपकी होली काफ़ी अच्छी रही होगी। चलिए आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और पीआईबी से। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा के ऊपर मुझे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 टॉपिक्स आज हमारे आईयूसीएन स्टेटस को लेकर रहने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद हमारा जो डिस्कशन होगा वो ट्रांसफॉर्मिंग टू नेट जीरो एमिशन एनर्जी के बारे में देखेंगे। हीलियम को लेकर एक क्वेश्चन है, मैप रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखेंगे। ईस्ट कैलिमेंटाइन के बारे में जानेंगे, अगेन मैप रिलेटेड ही है। प्रेडेटरी प्राइसेस इकोनॉमी का सेक्शन है, इसके बारे में जानेंगे। देन सीजीआई और एनपीएनटी कंप्लायंस के बारे में जानते हुए हम लास्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन हमारा होगा अर्थ आर के ऊपर। चलिए, आई होप आप जितने भी रिवीजन वीडियोस हैं उनको जरूर देख रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे, बिकॉज अपकमिंग एग्जाम में ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो जब भी आपके यूट्यूब स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से रिवीजन वीडियो जो कि लास्ट 1 ईयर के हमने 1 से 2 मैक्सिमम कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से बड़े होंगे, 3 मिनट्स के होंगे, ये 1 to 2 मिनट्स के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा बिकॉज दे विल हेल्प यू अलॉट। लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं वो छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं ताकि उसमें आपका टाइम भी ज्यादा ना लगे और मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर आप ये जो पूरी रिवीजन अपनी है वो कर दें और कम से कम करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका बिल्कुल इतना टॉप नॉच हो जाए कि वहां पर एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और इसी चीज के लिए नेटमोक आईएएस एप्लीकेशन के ऊपर आपके लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं उसकी सीरीज भी अपलोड कर दी गई है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको लास्ट 365 डेज, अब तो 365 डेज से भी ज्यादा हो गए, तो अराउंड यहाँ पर आपको 15 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो मंथ वाइज मिल जाएंगे एमसीक्यूज उसके, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें एग्जाम से पहले। सो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसमें उस कोर्स को ले सकते हैं एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, अगर आप 100 डेज की सीरीज को लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, exam.netmoc.com पे जाके आप इसे ले सकते हैं बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द अपकमिंग प्रीलिम्स 2020 एग्जाम, क्योंकि यहां पर अपकमिंग एग्जाम के लिए जो आपके लेक्चर्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज को कवर किया गया। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, लेट्स सी कितना टारगेट आप सेट करते हैं और कितना आप अचीव कर पाते हैं। 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन, और लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो थोड़ा सा डेंजर जोन में हो जाएंगे, बट यस वहां से बाहर निकला जा सकता है अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टारगेट जल्दी से सेट करें। 10 में से कितना आप टारगेट स्कोर करके चल रहे हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन राइनोसरस का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने का रीजन भी बताता हूं। क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, लीस्ट कंसर्न है। आप लाइव कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करें। मीनवाइल मैं आपको बताता हूं कि असम के अंदर जो अभी पोल्स होने वाले हैं तो वहां पे 1 हॉर्न्ड राइनो जो है इसको भी इलेक्शन के अंदर यूज किया जा रहा है एज ए पोल रेटोरिक, और इसको भी एक बेस बनाया जा रहा है इलेक्शन को लड़ने के लिए और जीतने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसको असम की प्राइड के साथ एसोसिएट करके देखा जा रहा है। इलेक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट बिकॉज ये चीज न्यूज में थी, इसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से सिविल सर्विसेज का एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आईयूसीएन स्टेटस इंडियन राइनोसरस का क्या है। सोचिए। चलिए देखिए, यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा वल्नरेबल। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इंडियन राइनोसरस जो है, जिसको उसके फेमस नेम 1 हॉर्न्ड राइनोसरस के नाम से भी जाना जाता है, वो अभी वल्नरेबल कैटेगरी में आईयूसीएन स्टेटस के हिसाब से। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं यहाँ पर। सो स्टेट ऑफ द राइनो 2020 की ये आपका rhino.org से ही लिया गया है, उसी सोर्स से ही आपका जो ये सोर्स है, ये जो इमेज है इन्फोग्राफिक का वो लिया गया है। तो उसमें टाइप्स बताई हैं कि व्हाइट राइनो आपका होता है, उसका साइंटिफिक नेम बताया हुआ है ग्रेट 1 हॉर्न्ड राइनो जो इंडियन राइनो है, ब्लैक राइनो, जावन एंड सुमात्रन राइनो। और उनके बीच में आप फोटो में भी देख सकते हैं अलग अलग तरीके से क्या क्या डिफरेंस है। उसका यहाँ पर आईयूसीएन स्टेटस भी सभी का बता रखा है, जैसे कि व्हाइट राइनो का नियर थ्रेटन्ड है, फिर इंडियन का वल्नरेबल है, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड ब्लैक राइनो का है, और जावन और सुमात्रन राइनो का भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और यहाँ पे जो इनका नंबर है वो भी काफी कम दिखेगा अगर आपको देखेंगे सुमात्रन और जावन के केस के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर है। हमने पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया, काफी न्यूज में आ रहा है आजकल जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, इसको लेकर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। देयर इज नो अपर लिमिट फॉर सच बॉन्ड्स। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको न्यूज पता है और लास्ट में आपने मेरे क्वेश्चन को यहाँ पे मेरी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना, अभी 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था, तो डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि स्टेटमेंट्स मैंने नहीं दिए, जो एक्सप्लेनेशन जो थी उसमें से बना के दिए। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। हो सकता है
दे आर अवेलेबल अराउंड द ईयर 365 डेज। तो आप किसी भी दिन जाके ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय बॉन्ड्स ईदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे इंडिविजुअल तौर पे भी इसे लिया जा सकता है और जॉइंटली भी परचेज किया जा सकता है। सोचे, चलिए देखिए, रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स काफी न्यूज में थे क्योंकि इसके अगेंस्ट में प्ली जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर स्टे लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना कर दिया, उन्होंने इसके ऊपर स्टे नहीं लगाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की पॉसिबिलिटी से भी मना नहीं किया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इसका मिसयूज हो सकता है, और ये भी कहा कि यस, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा मिलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि वायलेंट प्रोटेस्ट कराने में और टेरर फंडिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने यहाँ पे गवर्नमेंट से भी पूछा है कि वेदर देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म, कोई कंट्रोल यहाँ पे बनाया है कि ये जो डोनेशंस हैं इसको पॉलिटिकल पार्टीज कैसे यूज करेंगे, क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी को तो मिलना नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो वहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को दिया जा सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, 1000, 10,000, 1 लाख के मल्टीपल्स के अंदर, 1 करोड़ के मल्टीपल के अंदर इसको दिया जा सकता है। द बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, या फिर कोई इनकॉर्पोरेट या एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया है, वो इसको परचेज कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज ईच। कुछ महीने ऐसे जिनको कहा गया कि जैसे जनवरी का महीना है, अप्रैल का महीना है, जुलाई का महीना है, अक्टूबर का महीना है, इनको यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि इन महीनों के अंदर जो 10 डेज का पीरियड रहेगा उसके अंदर प्रोबेबली फर्स्ट 10 डेज इसके अंदर रहने वाले हैं जिसके अंदर इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया जा सकता है, ठीक है। सो दे आर नॉट अवेलेबल राउंड द ईयर। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, बट यस देयर इज नो अपर लिमिट एज वेल। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। पर्सन जो इंडिविजुअल है वो डेफिनेटली इसे सिंगली भी या इसे जॉइंटली भी परचेज कर सकता है। आंसर आपका हो जाएगा बी। लेकिन न्यूज को समझना काफी जरूरी है आपके लिए कि कैसे प्ली को तो रिजेक्ट कर दिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन उन्होंने अपनी कंसर्न्स इसके ऊपर जाहिर करी है कि यस, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उससे आने वाला जो पैसा होगा वो टेरर फंडिंग के लिए या फिर वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम है, उनका काम तो पावर कैप्चर करना है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है पावर कैप्चर में लगी रहेंगी, और ऐसा देखा भी गया है, चाहे वो XYZ पॉलिटिकल पार्टीज हो जो कहीं ना कहीं अलायंस करती हैं चाइनीज के साथ, उनको ज्यादा सपोर्ट करती है देश के विरोधी एक्टिविटीज के अंदर। तो जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी व्यक्ति देश विरोधी एक्टिविटीज में जा सकता है, उसके पास पैसा आ जाएगा वायलेंट एक्टिविटीज या प्रोटेस्ट के लिए, वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले एक बार ये इन्फोग्राफिक देख लीजिए। मैं आपको चीजें बता चुका हूं। वैसे जो बायर्स होते हैं, जैसे अगर आप परचेज करते हैं और मान लीजिए आप बीजेपी को देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी दूसरी पार्टी को देना चाहते हैं, तो एनोनिमिटी जो है वो आपकी मेंटेन रहेगी। तो ये भी एक चार्ज लगाया गया है कि जो फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेज होंगे वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बॉन्ड्स बोट विद व्हाइट मनी कैन बी रीपर्चेस विद ब्लैक मनी। तो ये भी एक चार्ज इसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो लेफ्ट साइड में आपके सारे चार्जेस हैं कि एक तो आप बायर को एनोनिमिटी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन राइट साइड में उसका आंसर है कि हम एनोनिमिटी तो दे रहे हैं बट एट द सेम टाइम सारी चीजें बैंकिंग चैनल से हो रही है। तो कल को अगर हम ट्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंस कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए वो केवाईसी भी तो फुलफिल कर रहे हैं, तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेज कैन बाय बॉन्ड्स एंड इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। यहाँ पे कहा कि बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर इनकॉर्पोरेटेड और समबडी हु इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वही परचेज कर सकते हैं। फिर एक यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा था कि ब्लैक मनी से उसे रीपरचेज किया जा सकेगा, तो उसका आंसर दिया गया कि भाई ये बॉन्ड्स जो ट्रेडेबल नहीं है, तो इस चीज की भी चिंता हमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके जो चार्जेस लगाए गए हैं वो है, और राइट साइड में सुप्रीम कोर्ट ने उसके आंसर्स दिए, उसको रिस्पॉन्स किया है कि इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है फॉर दीज वेरियस रीजंस, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज रिपोर्ट इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है उसको रिलीज किया गया है, जिसका नाम है इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम। टेरी के द्वारा, IPCC मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, या फिर ग्रीन पीस के द्वारा। सोचे, चलिए तो यहां पे आंसर है हमारा टेरी के द्वारा इस रिपोर्ट को लाया गया है। द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, it illustrate a pathway to steer the domestic energy system towards net zero emission by 2050। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर कैसे हमारा जो नेट जीरो एमिशन को हम अचीव कर पाएंगे 2050 तक, उसके बारे में पाथवेज, उसके बारे में जो डायरेक्शंस हैं वो दे रखी हैं। while अचीविंग इंडिया सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्बिशन, तो उसके साथ साथ हमें इंडिया को, भारत को कैसे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्बिशन को अचीव करना है वो भी इसके अंदर बताया गया। और यहाँ पे अलग अलग टारगेट्स ही हैं जो लोग 1.5 डिग्री
वाले टारगेट को फॉलो करके चल रहे हैं, तो नेट जीरो जो CO2 है 2050 तक, एंड देन ग्रीन हाउस गैसेस को नेट जीरो कब तक करेंगे वो टाइम पीरियड दिया गया है। सिमिलरली फॉर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए भी यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड्स दिए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट हीलियम। हीलियम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया का जो राजमहल वोल्केनिक बेसिन है झारखंड के अंदर, ये हीलियम का एक स्टोर हाउस है। एवरी ईयर इंडिया 55,000 करोड़ रुपए खर्च करता है यूएसए से हीलियम को इंपोर्ट करने के लिए। इट मे बी राइट। हीलियम इज यूज्ड इन मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, पार्टी बलून्स एज वेल एज फॉर वेल्डिंग एप्लीकेशन। तो किस किस एरियाज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पे एप्लीकेशन एरियाज दे रखे हैं। तो जो क्वेश्चन होता है इस तरीके की चीजों में स्टेटमेंट वाइज भी आ सकते हैं, और कई बार सिर्फ इसी तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बना दिया जाता है कि बताएं हीलियम जो भी न्यूज में थी उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो 1 2 3 4 करके 4 एप्लीकेशन दे देंगे और फिर ABCD करके 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। सोचिए अभी, फिर मैं आपको बताऊंगा न्यूज में क्यों थी हीलियम। एक क्वेश्चन पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, बट दैट वाज द डिफरेंट वन। क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे? चलिए देखिए, इंडिया जो है इंपोर्ट करता है अ मेजर चंक ऑफ हीलियम यूएसए से, ठीक है। और अब ये न्यूज थी कि जो यूएसए है वो इंडिया को हीलियम का एक्सपोर्ट जो है 2021 मतलब इसी साल से वो कट ऑफ करने वाला है, जिससे कि हमारी जो हीलियम इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो सकता है, जहां पे हीलियम को एज एन इनपुट यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की बात करें, हमारे पास भी अच्छे खासे रिजर्व है हीलियम के, लेकिन फिर भी हमें इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो पहली जो स्टेटमेंट लोकेशन राजमहल वोल्केनिक बेसिन झारखंड के अंदर दी है वो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। एवरी ईयर इंडिया का जो इंपोर्ट है हीलियम का वो 55,000 करोड़ के आसपास का था यूएसए से, ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। और जो इसकी एप्लीकेशन दी थी वो भी यहाँ पर सही है। वेल्डिंग एप्लीकेशन से लेकर पार्टी बलून्स तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर मेडिसिन तक, इन सब एरियाज के अंदर हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। यूएसए से न्यूज थी कि उनका जो फेडरल हीलियम रिजर्व है विच इज द मेजर हीलियम रिजर्व ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसे क्लोज डाउन किया जा रहा है। वो बेसिकली उसकी प्रोडक्शन जो है 2021 के अंदर क्लोज डाउन करी जा रही है, जिसकी वजह से डेफिनेटली उनका प्रोडक्शन कम होगा तो वो एक्सपोर्ट भी कम करेंगे, और अभी वो कोशिश करें दूसरे नए रिजर्व एरियाज को एक्सप्लोर करने की। हो सकता है जब नए एरियाज मिल जाए तब वो इंडिया की जो ये एक्सपोर्ट इंडिया को किया जाता था, इंडिया इंपोर्ट करता था, वो दोबारा से रिज्यूम कर दिया जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जो कि जाम्बिया के बारे में है। पूछा कि जाम्बिया को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है जाम्बिया टुक म्यांमार टू ICJ इन मैटर ऑफ रोहिंग्या जेनोसाइड। तो जाम्बिया जो है वो म्यांमार को ICJ में लेके गया, हो सकता है। इट इज सिचुएटेड ऑन द इंडियन ओशन कोस्ट, इंडियन ओशन कोस्ट में लोकेट करता है, और ये OIC का मेंबर भी है। सोचिए। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बार जाम्बिया की लोकेशन जो है वो दिखा देता हूँ। सो हियर इट इज, ठीक है। अटलांटिक ओशन यहाँ पे दिख रहा है, वेस्टर्न अफ्रीका रीजन के अंदर लोकेट करता है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद इंडियन ओशन कोस्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और जैसे ही आपको ये चीज समझ में आती है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा एलिमिनेट करना इजी भी था अगर आपको बेसिक मैप की नॉलेज है तो। और इसको एलिमिनेट करने के बाद आप सीधा A और D को एलिमिनेट कर देते, और फिर आंसर या तो B होता या C होता। और B और C में भी आपको ये पता है कि थर्ड स्टेटमेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सही ही होगी। इट मींस यस, ये OIC का मेंबर तो होगा ही, ठीक है। वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर कंट्री लोकेट करती है। ये जो है अटलांटिक ओशन बेसिकली इसके वेस्ट साइड पे पड़ता है, तो इट्स नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, भी ध्यान रखिएगा। जाम्बिया जो है म्यांमार को ICJ ले जाने के लिए भी न्यूज में थी काफी, और रोहिंग्या के ऊपर जो जेनोसाइड का जो यहाँ पे पूरा केस चल रहा था उस चीज को लेकर। एट द सेम टाइम फर्स्ट एवर विजिट किया गया था इंडियन प्रेसिडेंट का जाम्बिया के अंदर, जो कि अपने आप में एक यूनिक बात थी। इट इज बॉर्डर्ड बाय अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। अगर मैं कंट्रीज आपको दिखाऊं, सेनेगल आपको यहाँ पे नॉर्थ में दिखेगी, और आसपास की कंट्रीज हैं वो भी देखिएगा। सो ऊपर माली भी आपको दिख रही है, बुर्किना फासो है, घाना है, देन आपका कोट डी आइवरी, लाइबेरिया है, देन नीचे देखेंगे तो गिनी है, और गिनी बिसाऊ भी है, ठीक है। तो आसपास की कंट्रीज में आपको पता होनी चाहिए। देन आते हैं, पहली स्टेटमेंट मैंने आपको वैसे बताई दिया कि करेक्ट है, आंसर हमारा B हो जाएगा। और आसपास की कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, ओशंस कौन कौन से हैं वो पता होने चाहिए। एंड यस, जाम्बिया जो है OIC का मेंबर भी है। सो B विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले एक बार मैं आपको क्रैक UPSC एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के कोर्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, फॉर टुमारो यू हैव टू प्रिपेयर टुडे।
कल जो आप लाइफ को लीड करना चाहते हैं उसके लिए आपको तैयारी तो आज से ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कल जिस तरीके की लाइफ आप डिजाइन कर रहे हैं, जिस तरीके की लाइफ आप जीना चाहते हैं, उसके लिए आप कल ही तैयारी करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको आज उसके लिए एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आज ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आज ही उसके लिए अपना 100% देना पड़ेगा, बिकॉज उस लाइफ के लिए, उस पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग जो है वो कंपीट कर रहे हैं। सो गिविंग 2 आवर्स इन अ डे, 3 आवर्स इन अ डे इज नॉट अ बिग थिंग। अगर आपको लगता है 2 घंटे 3 घंटे देना बहुत बड़ी बात है, बिलीव मी इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपको इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यू हैव टू टेक योर चांसेस। आपको अपने चांसेस भी लेने पड़ेंगे, एट द सेम टाइम आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। सो एवरी डे यू हैव टू गिव 2 आवर्स एंड यू हैव टू गिव 2 आवर्स। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको लगता है बिना पढ़े एग्जाम क्रैक हो जाता है तो इट नेवर हैपेंस। कोई भी एक केस आपको नहीं मिलेगा। यस, देयर आर केसेस जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स देके 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के लोगों ने एग्जाम क्रैक किया है। उसका रीजन यही है क्योंकि जब टाइम कम होता है वो भी कई बार आपके एडवांटेज में चला जाता है, क्योंकि जब टाइम कम होता है तो आप ज्यादा चीजें नहीं पढ़ते, अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ते, और जो मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वही चीज आप पढ़ते हैं। और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर ही 100 डेज और 200 डेज के जो कोर्सेज हैं इनको बनाया गया है, खासतौर पर वर्किंग प्रोफेशनल्स और हाउसवाइफ्स के लिए, और या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो साथ में कुछ और कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, अभी कॉलेज के अंदर है और वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं और टाइम उतना ज्यादा नहीं दे पाते, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे 2 या 3 घंटे ही डेली बेसिस पे दे सकते हैं। सो इफ यू रियली वांट टू अचीव योर ड्रीम, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स एंड कैन गो वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल, बिकॉज यहां पर कोशिश यही करी जा रही है कि प्रीलिम्स के अंदर आपको जो 30 to 35 मार्क्स का एक गेन होता है वो आपको यहां पर करवाया जा सके। सो यू कैन ईदर एनरोल इन 200 डेज की सीरीज और 100 डेज की सीरीज। यहां पर आपको 3 से 3.5 घंटे रोज देने पड़ेंगे और इस कोर्स के अंदर आपको 2 घंटे रोज देने पड़ेंगे। आई विल सजेस्ट कि आप 200 डेज की सीरीज के लिए जाइएगा। रीजन इज यहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिड मटेरियल है वो भी मिल जाता है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं देन अगेन आई विल से दैट फॉर टुमारो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे। ऐसा कई बार लगता होगा कि ठीक है अभी तो मुझे 2022 में देना है, अभी तो 2021 का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो फिर 2021 का प्रीलिम्स हो जाने दीजिए, मैं फिर सीरियस तौर पे तैयारी करूंगा। क्योंकि देखिए यहां पर एस्पिरेंट्स का जो माइंड है वो इसी तरीके से काम करता है कि ठीक है मैं अगले महीने से तैयारी करूंगा, सीरियस तरीके से तैयारी करूंगा, अभी मैं सिर्फ इसे कैजुअली ले रहा हूं, जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मैं अच्छे से तैयारी करूंगा। 2020 में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो कह रहे थे कि 2021 को मैं सीरियस तरीके से लूंगा, और जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया तो उनको लगा कि नहीं नहीं 2021 में तो मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, अब मैं 2022 को सीरियस तौर पे करूंगा, 2021 का अटेम्प्ट में छोड़ देता हूं। देखिए ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं होता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इसी माइंडसेट के साथ चलते हैं कि ठीक है जब तक पूरा साल आपके सामने होता है आपको लगता है बहुत ज्यादा टाइम है, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वहां पे हमारा डिसीजन जो है कहीं ना कहीं शेक करने लगता है कि क्या मुझे इस साल अपीयर करना भी चाहिए या नहीं। और इसी वजह से ही कई बार हम 1 2 3 अटेम्प्ट भी छोड़ देते हैं और हमारी तैयारी उतने अच्छे से नहीं हो पाती। बिकॉज अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है वो आप अगले महीने से नहीं कर सकते, अगले साल से नहीं कर सकते, उसका डिसीजन और उसके ऊपर एक्शन आपको आज ही लेना पड़ेगा। अगर आप अभी भी उस फ्यूचर के अंदर जी रहे हैं कि मैं नेक्स्ट वीक से तैयारी करूंगा, मैं 2 दिन के बाद तैयारी करूंगा, अगले महीने से तैयारी करूंगा, प्रीलिम्स के बाद से तैयारी करूंगा, वो टाइम कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि ये चीज आपसे पहले बहुत सारे लोगों के साथ हो चुके हैं, उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम इस चीज में वेस्ट भी किया है। सो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर वर्क, आपको तैयारी आज से ही करनी है। 2022 के लिए 2023 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स और डे वाइज इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि नेक्स्ट 500 डेज के अंदर आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाए देन नो वन शुड बी एबल टू डिफीट यू। तो वहां पर यूपीएससी आपको रोक ही ना सके प्रीलिम्स, मेंस या फिर इंटरव्यू स्टेज के अंदर। और 2023 के लिए तैयारी करें, इवन देन आई विल से डू नॉट वेट फॉर सम फ्यूचर टाइम कि मैं उस फ्यूचर टाइम में 2020 21 22 में तैयारी करना शुरू करूंगा। यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टुडे, बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग कि आप दिन में मेरे को 4 5 6 घंटे दीजिए, आप 2 घंटे दीजिए, एवरीडे बेसिस पे 2 घंटे देंगे। 2022-23 के एग्जाम आते आते आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा होगा और आपका जो रैंक होगा वो काफी बेहतरीन आएगा। चलिए तो आप exam.netmok.com पे जाके इन सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं और इसमें एनरोल करा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ईस्ट कैलिमेंटन। ईस्ट कैलिमेंटन के बारे में पूछे, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक मलेशिया का प्रोविंस है जो कि बोर्नियो आइलैंड में सिचुएट करता है, हो सकता है। इट शेयर्स बॉर्डर विद माकासार स्ट्रेट, माकासार स्ट्रेट के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। सोचे। चलिए देखिए ईस्ट कैलिमेंटन जो है अभी न्यूज में था क्योंकि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है जोको विदोदो, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो नेशनल कैपिटल है उसे मूव किया जाएगा जकार्ता से ऑन द आइलैंड ऑफ जावा टू द प्रोविंस ऑफ ईस्ट कैलिमेंटन जो कि बोर्नियो के ऊपर है। ठीक है, ये जो है बेसिकली ये जो रीजन है इट इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बिगर
बट यहाँ पे जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है काफी कम होता है, एंड कंपेयर टू अदर एरियाज इट इज मच मोर सेंट्रल। जो पूरा का पूरा इंडोनेशिया का आर्कियोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें 17,000 आइलैंड्स आते हैं, उसके अंदर ये काफी सेंट्रल भी है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है इसके पीछे कि क्या किया जा रहा है। इसके पीछे रीजन है कि जो शिफ्ट है कैपिटल का यहाँ पे किया जा रहा है। तो क्या ये मलेशिया का है? तो नहीं, ये इंडोनेशिया का है जो कि बोर्नियो आइलैंड पे सिचुएट करता है। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस इट शेयर्स द बॉर्डर विद माकासार स्ट्रेट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा आपका बी। एक बार देख लीजिए मैप के ऊपर भी कहां पे लोकेट करता है। सो यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ, देखेंगे। सो दिस इज कैलिमेंटन, ये आपकी माकासार जो स्ट्रेट है वो भी आपको दिख रही है। ऊपर आपको सेलेबस सी दिख रहा है, ब्रुने है ऊपर, फिर यहाँ पे मलेशिया शुरू हो जाता है आपका, सुमात्रा, जकार्ता, जावा है, नीचे फ्लोरेस सी है, जावा सी आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड दिस इज एंटायर इंडोनेशिया जिसमें 17,000 छोटे बड़े आइलैंड्स आते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्रेडेटरी प्राइसेस को लेकर है, पूछा गया प्रेडेटरी प्राइसेस को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है। अब हो सकता है इकोनॉमी का टॉपिक है, कोई स्ट्रेटजी होगी जो छोटे टाइम के लिए होगी। इट इज टू इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए है। एंड इट इज डेट्रीमेंटल फॉर कंज्यूमर्स इन लॉन्ग रन, कंज्यूमर्स के लिए लॉन्ग रन के लिए काफी अच्छा एक स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव नहीं है, सोचे। चलिए देखिए, प्रेडेटरी प्राइसिंग के लिए Amazon भी काफी न्यूज में रहता है और काफी बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं वो न्यूज में रहते हैं। रीजन उसका ये होता है कि वो छोटे जो सेलर्स होते हैं ना, छोटे उनके जो कंपेटिटर्स होते हैं, उनको वो बाहर निकालना चाहते हैं बिजनेस से, या तो वो उसे टेक ओवर कर लेते हैं। और अगर कोई टेक ओवर करने के लिए नहीं अप्रूव करता है, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को परचेज करना चाहती है, तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि छोटी कंपनी के सामने इतना बड़ा प्राइस रखा जाता है कि वो अपने आप ही बिक जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटी कंपनीज होती हैं दे जस्ट वांट टू बी स्मॉल, वो वहां पर एक इंपैक्ट देने के लिए, वो वहां पे पैसा कमाने के लिए नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स रेवेन्यू इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, बट फर्स्ट क्राइटेरिया उनका पैसा कमाना नहीं होता है। फर्स्ट क्राइटेरिया उनका होता है कि हमें क्या करना है, हमें एक इंपैक्ट क्रिएट करना है सोसाइटी के अंदर, राइट। तो वहां पर क्या होता है, प्रेडेटरी प्राइसेस को यूज किया जाता है। मतलब जो प्राइसेस हैं वो इतने कम कर दिए जाते हैं, इतने कम कर दिए जाते हैं कि जो कंपेटिटर्स होते हैं, जो छोटे कंपेटिटर्स होते हैं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं बेचारे। ठीक है, तो यस इट इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो बड़ी कंपनी बड़े बड़े डिस्काउंट्स देती है छोटी कंपनीज को बिजनेस से निकालने के लिए, वो लंबे टाइम तक के लिए तो नहीं दे सकती, वो उतने ही टाइम तक के लिए दिए जाते हैं जब तक कि छोटी कंपनी दिवालिया नहीं हो जाती, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है, लेकिन इट इज डेट्रीमेंटल फॉर कंज्यूमर इन द लॉन्ग रन। ये कंज्यूमर के लिए घातक सिद्ध हो सकती है लंबे टाइम के लिए। क्यों? कि क्या होगा इससे, क्योंकि जब एक बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनीज को बिजनेस से बाहर कर देंगी, ठीक है, तो क्या होगा, मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाएगी, राइट। फिर कल को कंज्यूमर को सिर्फ इन्हीं के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तब उस टाइम पर ये जो कंपनी है ये कितना भी प्राइस चाहे तो चार्ज कर सकती थी। जब इसके छोटे छोटे कंपेटिटर्स थे तब तक ये वो प्राइस चार्ज नहीं कर पा रही थी जो ये करना चाहती थी। तब तो इसने कोई कॉस्ट किसी चीज की 100 रुपए है, अगर इसको 100 रुपए की पड़ती है तो वो ये चीज 50 रुपए में बेच रही थी। और बाकी कंपनी जो थी वो अगर चाहे तो कॉस्ट पे भी बेच सकते हैं, लेकिन लॉस नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतनी फंडिंग नहीं है, तो वो 100 रुपए की बेच रहे थे। तो लोगों ने इससे खरीदना शुरू कर दिया और ये कंपनी जो थी सारी वन बाय वन खत्म होती गई। लेकिन जब ये सारी कंपनीज खत्म हो गई तो ये जो बड़ी कंपनी थी इसने उस 100 रुपए की चीज को 200 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो कंज्यूमर्स थे उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। अब तो आप वो बड़ी कंपनी से ही परचेज करना पड़ेगा और जितना भी प्राइस वो मांगते हैं उतना देना पड़ेगा। तो तब वो जो चीज जो पहले वो लॉसेस पे 50 रुपए की बेच रहे थे, अब वो डबल मतलब 100% प्रॉफिट पे 200 रुपए की बेच रहे हैं, जो बाकी कंपनी 100 या 110 रुपए की बेचा करती थी। ठीक, तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, लंबे टाइम तक नहीं करी जा सकती, लेकिन कंज्यूमर के लिए लॉन्ग रन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। रीजन इज कि इससे मोनोपोली लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्या यहाँ पे कंपटीशन को इंक्रीज किया जा रहा है? नहीं, मैंने आपको बताना कि कंपटीशन को तो यहाँ पे काउंटर किया जा रहा है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी थी कंपनी ए, उसने उसके जो छोटे छोटे BCDEFG करके उसके कंपेटिटर्स थे उनको धीरे धीरे बिजनेस से निकाल दिया। और जब बिजनेस से निकाल दिया तो क्या हुआ, मोनोपोली क्रिएट हो गई। ठीक है, कुछ टाइम पहले जियो के ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगाए गए थे कि ये प्रेडेटरी प्राइसेस जो है उसको फॉलो करें। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज के ऊपर अलग अलग आरोप लगते रहते हैं। आपको यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल के तौर पे न्यूज में आपको काफी सारे एग्जाम्पल मिल भी जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिए। तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है CJI को लेकर। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, CJI हो, CIC हो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफी ज्यादा न्यूज में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है, इनको ध्यान से कवर करके जाइएगा।
इसको स्टैटिक के तरीके से अच्छे से कवर करिएगा। रीजन इसकी करंट अफेयर्स में इनका काफी जिक्र हो रहा है। ही इज द प्राइमस इंटर पेरिस, वो प्राइमस इंटर पेरिस कहलाते हैं। अब मेरे को ये भी बताइएगा कि ये जो टर्म है हम और किस ऑफिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड, इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी चीफ जस्टिस एक्सरसाइज द प्रेरोगेटिव ऑफ एलोकेटिंग केसेस टू पर्टिकुलर बेंचेस, अलग अलग बेंचेस को जो जो केस देने होते हैं वो वाला काम भी चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है और वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर इसको करते हैं। चीफ जस्टिस ऑल्सो डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस दैट विल हियर अ केस, अगर कोई भी केस चल रहा है कितने जजेस उसको सुनेंगे वो डिसाइड भी चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है। सोचे क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले तो यस ही इज प्राइमस इंटर पेरिस। प्राइमस इंटर पेरिस का मतलब मुझे जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। मीनवाइल मैं आपको सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बताता हूं। तो यस, किस बेंच को कौन सा केस देना है ये सीजेआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, राइट। एंड चीफ जस्टिस जो है वो ये भी डिसाइड करते हैं कि किस केस को कितने नंबर ऑफ जजेस जो है वो सुनेंगे। 3 बेंच का जो पूरा एक 3 जजेस का जो बेंच होता है वो सुनेगा, 5 जजेस का बेंच सुनेगा। तो ये जो डिसाइड है, ये जो डिसीजन है वो चीफ जस्टिस के द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। और प्राइमस इंटर पेरिस आपने सुना होगा, लक्ष्मीकांत की बुक में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स, ठीक है, फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल। और किस ऑफिस के लिए इस टर्म को यूज किया जाता है जल्दी से बताएं। प्राइमस इंटर पेरिस जो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ये जो है बेसिकली काफी सारे ऑनररी टाइटल्स जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको ये जो 100-200 डेज की हमारी सीरीज चली, इसमें मैंने आपको जब इंडियन पॉलिटिकल साइंस को कराया था, यहाँ पर लक्ष्मीकांत की बुक को कराया था एमसीक्यू के थ्रू और इवन लेक्चर के थ्रू भी मैंने आपको कराया है, वहां पर मैंने ये प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको बताया था यूज करी गई है टर्म। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। एनपीएनटी कंप्लायंस इज एसोसिएटेड विद, एनपीएनटी कंप्लायंस अभी न्यूज में थी, किससे रिलेट करती है ये? ड्रोन से, मिसाइल से, माइनिंग से या फिर इंटरनेट से? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ग्रांट किया है परमिट्स टू एनपीएनटी कंप्लाइंट ड्रोन ऑपरेशन एट 34 एडिशनल ग्रीन जोन्स के अंदर, ठीक है। तो किससे रिलेट करती है? ड्रोन से रिलेट करती है। और ये जो अभी इशू किया गया है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा किया गया। एनपीएनटी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है बेसिकली जो कि अनेबल करता है जितने भी रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट होते हैं, नैनो एयरक्राफ्ट को छोड़कर जो भी आपके ड्रोन्स होते हैं, वहां पर वैलिड परमिशन जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड करी जाती है। और जब भी ड्रोन्स एक पर्टिकुलर लोकेशन जहां पे उसे जाने की अनुमति नहीं है उससे बाहर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो उसका यूजर होता है उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अर्थ आर को लेकर है। अर्थ आर अभी हमने 2 दिन पहले ही ऑब्जर्व किया है। आई होप आपने इसको ऑब्जर्व जरूर किया होगा। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स इसको लेकर दिए, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज एन एनुअल इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकंड, ये एनकरेज करता है पीपल को फ्रॉम मोर देन 180 कंट्रीज, 180 कंट्री से ज्यादा कंट्री में, कि वो 8:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक अपने घरों की जो लाइट्स होती है उसे बंद करेंगे। एंड द आइडिया टू रेफ्रेन फ्रॉम यूज ऑफ नॉन एसेंशियल लाइटिंग टू सेव एनर्जी इन सिंबॉलिक कॉल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो आइडिया यहाँ पे क्या है कि नॉन एसेंशियल लाइटिंग जो है, जो एनर्जी है, उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको सेव करना है। सोचिए। चलिए, देखिए अभी 27 मार्च को ही, अभी 2 दिन पहले ही हमने इसको ऑब्जर्व किया है। और साथ ही साथ अगर आप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है, दूसरे को सपोर्ट कर रही है कि 100 कंट्री के अंदर हम 180 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज के अंदर हमने 8:30 से 9:30 तक लाइट बंद करी। जब टाइम ये होगा नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी सेविंग की बात करी जा रही है। आप थीम समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको, देखिए जिनको अर्थ आवर के बारे में पता है वो तो सीधा ही आंसर कर देंगे। मान लीजिए आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मे बी आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, वहां पर आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना है। यू कॉमन सेंस विल हेल्प यू अलॉट। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में आपको समझ में आएगा कि एनर्जी सेविंग की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उनके ठीक होने के चांसेस बनते हैं। हालांकि यस, अगर यूपीएससी चाहेगा तो ये टाइम पीरियड में गलती करके, चेंज करके आपसे क्वेश्चन को गलत करा सकते हैं, या फिर कंट्रीज के नंबर में चांसेस थोड़े से कम है कि कंट्रीज के नंबर में कराए। और वैसे भी मोर देन 180 कंट्रीज लिखा है, तो आंसर यहाँ पे थोड़ा सा फिगर आउट करना आसान हो जाता है। तो ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सेविंग की ही बात करी गई है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। और इसके लिए एनर्जी सेविंग कैसे करी जाएगी? रात को 8:30 से 9:30 बजे जो 180 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज हैं वो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देती हैं, बेसिकली जो नॉन एसेंशियल चीजें होती हैं उनको बंद कर देती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम 180 कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें समझ में आ जाती है कि एक ग्लोबल इशू है।
ठीक है, ये ग्लोबल लेवल पे किया जा रहा है, तो डेफिनेटली कोई एजेंसी जो इसके अंदर इन्वॉल्व होगी वो भी कोई ग्लोबल एजेंसी होगी। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है ये तो इंडिया की है, तो अगर ये हमारा इनिशिएटिव होता तो सिर्फ इंडिया में ही किया जाता, चांसेस तो ज्यादा यही है। लेकिन क्योंकि ये 180 से ज्यादा कंट्री मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको फॉलो किया जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी, कोई इंटरनेशनल लेवल का एनजीओ या इसी तरीके से कोई बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पहली जो स्टेटमेंट है उसको आप कॉमन सेंस को यूज करते हुए इनकरेक्ट कर सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड यूजिंग योर नॉलेज, यूजिंग योर कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इवन जो हम सीरीज कर रहे हैं, जो 100 डेज 200 डेज की सीरीज मैंने आपको बताई है, वहां पर भी मैंने आपको बीच बीच में मेथोडोलॉजीज जो है वो बताइए, किस तरीके से आप क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ज्यादा चीजें नहीं भी पता है, मिनिमम चीजें, मिनिमम नॉलेज होते हुए भी आप कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। बिकॉज आवर जॉब इज नॉट टू नो ऑल दीज थिंग्स। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा, 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे जिसमें से सर्टेनली, जिसमें आप 100% आपको पता होगा कि इसका आंसर ए ही है, इसका आंसर बी है, सी है, डी है, बिल्कुल एग्जैक्ट पता होगा। वैसे 15 या 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ये नंबर भी ज्यादा है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको एग्जैक्ट पता होगा। बाकी जगह पे आपको एलिमिनेशन मेथड, कॉमन सेंस, थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये सब स्ट्रैटेजी को यूज करना पड़ेगा ताकि आप अपने आंसर तक पहुंच के वो जो कट ऑफ से ऊपर का स्कोर है वो लेके आ पाए। ठीक है, अर्थ आर को 27 मार्च 2021 को हमने ऑब्जर्व किया। ये एक एनुअल इनिशिएटिव है WWF का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। अर्थ आर हैज बिकम अ कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट, क्योंकि इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये 1 आवर जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है, एक अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इस चीज को नेक्स्ट टाइम जब ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसको इंडिया के अंदर अपने लेवल पे जितना भी ऑब्जर्व कर पाए जरूर करिएगा। तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। चलते हैं अपनी एक्टिव रिवीजन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, एक्टिव रिवीजन इज नॉट अबाउट, इट इज certainly different from passive revision and it is not about reciting the facts कि मैं यहाँ पे आऊं और आपको दोबारा से वो सारी चीजें बताऊं 1 से 10 क्वेश्चन तक जो अभी हमने डिस्कस करी। इट इज ऑल अबाउट दैट यू विल बी गिविंग मी द आंसर्स एंड आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड आपको रिकॉल करना पड़ेगा जो चीजें अभी तक हमने डिस्कस करी है। एंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट यूपीएससी के अंदर और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा उनके बीच में डिफरेंस यही है कि कौन कितनी ज्यादा इस पर्टिकुलर चीज को डेवलप कर पाता है, कितनी ज्यादा अपनी रिकॉलिंग को बेटर कर पाता है। ठीक है, तो आपकी शुरुआत जब होगी तो हो सकता है 1 या 2 फैक्ट आप रिकॉल कर पाए, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि जैसे ही टॉपिक आपके सामने आता है आप 5, 7, 8, 10 जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं उसको देकर रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू अलॉट इन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ऑल्सो। खासतौर पर प्रीलिम्स और मेंस में तो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मेंस में आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपके पास टाइम कम है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेंस के अंदर मेरा 1 क्वेश्चन छूट गया, 2 या 3, 4 क्वेश्चन छूट गए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। रीजन इज कि मेंस के अंदर सोचना बहुत पड़ जाता है कुछ लोगों को और इसी वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर रिकॉलिंग आप शार्प कर लेते हैं अपनी, जो कि मैं आपको यहाँ पे रिवीजन के 2 मिनट के अंदर कराता हूं, मेंस में आपका हाथ रुकेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलिए, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ इंडियन राइनोसरस? इंडियन राइनोसरस का IUCN स्टेटस बताइएगा। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ और राइनोस भी बताए थे, व्हाइट राइनो था, ब्लैक राइनो था, जावन था, सुमात्रन था, उनके भी अगर IUCN स्टेटस आपको पता है तो बताइएगा। असम के इलेक्शन को लेकर ये न्यूज में थे, हमारा आंसर यहाँ पे आपके सामने है। व्हाइट के बारे में बात करें, नियर थ्रेटन्ड है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल है, देन ब्लैक जावन सुमात्रन जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यहाँ पे कोई अपर लिमिट होती है? नो, देयर इज नो अपर लिमिट। क्या इस पूरे साल अवेलेबल होते हैं? यस या नो, ये बताइएगा। इसे सिंगल या जॉइंट तरीके से खरीदा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया, लेकिन ये भी कहा कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए या वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इस तरीके से यूज किया जा सकता है। लेकिन जो लोगों ने अपने अपने कंसर्न जाहिर करे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनके कंसर्न जो थे, जैसे आपने ये राइट साइड में देखा, वो दूर भी कर दिए थे। फिर हमने डिस्कशन किया था Which of the following has released this report, Net Zero Emission Energy System। तो टेरी के द्वारा ये रिपोर्ट जो लाई गई है और इसमें 2050 तक बताया गया है कि जो एमिशन है वो नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर हमारा डिस्कशन हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कि हीलियम को लेकर था। हम कहां से हीलियम को इंपोर्ट कर रहे थे? जहां से भी हमारा हीलियम जो इंपोर्ट है उसे कट कर दिया गया, मतलब उस कंट्री ने अपना एक्सपोर्ट कट डाउन किया है। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रिजर्व कौन से राज्य में मिलते हैं? राजमहल वोल्केनिक बेसिन है, कहां पर है वो बताइए आप, वहां पे सबसे ज्यादा रिजर्व है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, पार्टी बलून्स और साथ ही साथ वेल्डिंग एप्लीकेशन जो है इन एरियाज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें कि कहां से हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो इंपोर्ट करने वाली जगह थी हमारी कौन सी?
यूनाइटेड स्टेट्स, और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे रिजर्व पाए जाते हैं झारखंड में पाए जाते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट जाम्बिया की लोकेशन हमने देखी थी। तो किसको आईसीजी में लेके जाया गया जाम्बिया की तरह बताइएगा? इट्स एन ओआईसी मेंबर। एट द सेम टाइम सिचुएट कहाँ करती है देखेंगे तो ये बेसिकली लैंड ऑफ कंट्री नहीं, छोटा सा आपको यहाँ पे दिखेगा। इट इज ओपन टू अटलांटिक ओशन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 से पहले, दिस इज द टाइम फॉर यू, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज आज का ही टाइम है, अभी का ही टाइम है। जो आप जितना अपने अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप अपनी एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा वो टाइम आपको आगे चल के हेल्प करने वाला है। सो यू कैन एनरोल विदाउट फर्दर अडू 100 और 200 डेज की सीरीज के अंदर। और अगर नेक्स्ट सेट के लिए तैयारी करें तो आज से ही करें, फ्यूचर के अंदर मत रहें। फ्यूचर में मैं XYZ महीने से तैयारी शुरू करूंगा, वो चीज ना सोचें। चलिए, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि ईस्ट कैलिमेंटाइन को लेकर था। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये अभी कैपिटल बनने जा रहा है इंडोनेशिया की, इसको लेकर जिक्र हमने किया था। और एक स्ट्रेट के बारे में बताया था, स्ट्रेट का नाम बताया मुझे। सो इट वाज माकासार स्ट्रेट। चलिए, फिर हमने डिस्कशन किया था प्रेडेटरी प्राइजेस को लेकर। प्रेडेटरी प्राइजेस के अंदर कुछ कंपनीज के नाम बताएं जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं इस चीज के। अगर आपको पता है तो ये भी बताइएगा कि क्या ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। कंज्यूमर्स के लिए डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये हानिकारक होती है। इट रिड्यूसेस द कंपटीशन और मोनोपोली लाइक सिचुएशन क्रिएट करने की इसके अंदर कोशिश करी जाती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है जिससे कि पूरे कंपटीशन को वाइप आउट कर दिया जाता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट CGI के बारे में। ही इज द प्राइमस इंटर पैरिस। एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर वो क्या नंबर ऑफ बेंचेस जो है वो भी डिसाइड करते हैं। तो यस, यहाँ पे प्रेरोगेटिव जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस किस बेंच को देना है और किस बेंच के अंदर कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे। ये सब चीजें डिसाइड उनके द्वारा करी जाती है। प्राइमस इंटर पैरिस जो ये लैटिन टर्मिनोलॉजी है, फ्रेज है, ये और किस ऑफिस के लिए यूज करी जाती है वो बताइएगा। देन NP एंटी कंप्लायंस जो है ये किसके लिए यूज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसको लेकर आई थी कि परमिशन नो टेक ऑफ इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे परमिशन नहीं है तो आप टेक ऑफ नहीं करा सकते अपने ड्रोन को, और ये ड्रोन से एसोसिएट करता है। देन हमने फाइनली डिस्कशन किया था अर्थ आर के बारे में। कौन सी एजेंसी इसको लेकर आई है, एनुअल इनिशिएटिव किसका वो बताइएगा। तो यहाँ पे 27 मार्च को 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट जो है वो स्विच ऑफ करी गई थी। और इस तरीके से हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, एनर्जी सेविंग की कोशिश करते हैं। नॉन असेंशियल लाइटिंग जो है उसको भी यहाँ पे रोका जाता है। ठीक है, सो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ WWF। चलिए, तो यहाँ पे हमारे जो रिवीजन में कंप्लीट होती है, मैं आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसको आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। चलिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक यू कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्रॉम? किस बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं, डिस्कस किया था हमने कमेंट सेक्शन के अंदर। आप इसको आंसर करिएगा। मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन में आपको आंसर करना है हाउ द एक्टिविटीज लाइक अर्थ आर वुड हेल्प इन सेविंग द प्लैनेट। कमेंट करना है आपको। तो अर्थ आर जैसी जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे प्लैनेट को सेव करने में कैसे हेल्प करेंगी, ये चीज आप मुझे जरूर बताइएगा 150 वर्ड्स में। चाहे तो यूट्यूब के अंदर इसको कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी आपके आंसर को, जो कि काफी सारे लोग आपका जो पर्टिकुलर वीडियो जो है वो देखते हैं, जो लेक्चर देखते हैं, वो आपका आंसर भी देखेंगे और उसको इवेल्यूएट भी करेंगे। और वैसे भी यहाँ पे एक ग्रुप भी बना है, उसके ऊपर भी आप अपने आंसर को, मेंस के आंसर को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं। वुड यू यूज इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू हेल्प पॉलिटिकल पार्टी यू सपोर्ट? आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्या आप, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और ये हमारे लिए लाया गया सिटीजन्स के लिए, कि सिटीजन चाहें तो अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यूज करते हुए अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे? यस और नो, बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर यस तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और इंटरव्यू जो ग्रुप है टेलीग्राम का वहां पर भी दे सकते हैं। एंड दीज आर द सीरीज। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट टाइम इज टिकिंग, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा शुरुआती दौर में लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास बचा है। 2021 वालों को तो नहीं लग रहा होगा, वो हीट को फील कर रहे होंगे। आई एम प्रीटी श्योर। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में 2021 में जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे पूछ भी सकते हैं कि जब 2020 था उनको लगता था कि बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन अब 2021 आ चुका है और एग्जाम के अंदर अभी 90 डेज का टाइम भी पड़ा है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं कि क्या उनको भी लग रहा था ना 2020 के अंदर के टाइम बहुत ज्यादा है, वो अच्छे से तैयारी कर लेंगे, लेकिन 2021 तक आते आते अब उनको लग रहा है कि टाइम कुछ बचा ही नहीं है। तभी मैं कह रहा हूं जो लोग 2022 और 23 को ध्यान में रख के चल रहे हैं, दिस इज द टाइम फॉर यू दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अभी से ही प्रिपरेशन जो अपनी स्टार्ट कर दें। और 2021 में जो लोग देने जा रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ना छोड़ें, उनको जरूर आप यहां पर कवर करके जाए। चलिए, कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझसे भी पूछ सकते हैं एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो यहाँ पे दिस इज अ सेकंड चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मार्क्स लिख दीजिए, कितना आपने टारगेट सेट किया था और कितना आपने यहाँ पर अचीव किया है, जल्दी से बताएं।
चलिए 6 से ज्यादा अगर आपने स्कोर किया देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन, टारगेट को अचीव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिएगा कि पहले तो अपर 2 ब्रैकेट्स में आइएगा और फिर धीरे धीरे ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें चले जाइएगा, ठीक है। जब आप करंट अफेयर्स में इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और मैंने स्टैटिक के भी काफी सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यूट्यूब के ऊपर डाले हैं, लेकिन सारे नहीं है वहां पर अवेलेबल, सारे आपके 100 और 200 डेज की सीरीज के अंदर मिशन 2022-2023 के अंदर अवेलेबल है। वहां पर जब आप स्टैटिक के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं वहां पर भी इस चीज को ध्यान रखिएगा कि योर जॉब इज टू बी देयर इन द टॉप 2 ब्रैकेट्स एंड देन फाइनली इन द फर्स्ट ब्रैकेट। जब आप फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाते हैं देन वो जो तैयारी होती है वो आपकी काफी अच्छी मानी जाती है, और वहां पर यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए ईजी हो जाता है। टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको 1% भी इससे हेल्प मिली है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, दैट विल हेल्प आवर टीम एज वेल। और अगर आपका कोई भी सजेशन है, you can telegram me anytime. Thanks for watching this video. Have a nice day. I'll see you very soon because today we have back-to-back classes. So goodbye and take care.